तो जैसा शेड्यूल में मैंने मेंशन किया था, आज हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे। इसको जस्ट मैं ब्रीफ वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जब आपका लेक्चर स्टार्ट होगा फ्रॉम जुलाई, तो उस समय जो हिस्ट्री की मैडम है वो आपको इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देगी। तो मेरा ये पर्पस था कि बिल्डिंग बेसिक सीरीज में हर एक सब्जेक्ट का एक प्रिलिमिनरी नॉलेज हमारे पास आ जाए। तो उस वे में हम इस टॉपिक को आज देखते हैं। तो सिलेबस में कहाँ पे मेंशन है ये टॉपिक? सिलेबस में जनरल स्टडी 1 के अंदर हिस्ट्री का सेक्शन है। जीएस के 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4। जनरल स्टडी 1 में 3 सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो हिस्ट्री टॉपिक के अंदर मेंशन है, इस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। इट विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब यूरोप में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने लगा, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, रीड्रोअल ऑफ नेशनल बाउंड्री, नेशंस का फॉर्मेशन होने लगा, कोलोनाइजेशन, यूरोपियन कंट्रीज ने लैटिन अमेरिकन, एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज में अपना कॉलोनीज बनाया, डीकोलोनाइजेशन, ये सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, पॉलिटिकल फिलोसफी जिसको आगे हमने डिस्कस किया था, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उसके डिफरेंट फॉर्म क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। सो हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक मेंशन है, और बहुत ही ब्रीफ वे में, क्लियर कट वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से इश्यूज हैं और इसमें से कौन से इशू हमें पढ़ना चाहिए। तो काफी ब्रॉड वे में सिलेबस को डिफाइन किया है और क्लियर कट डेफिनेशन है। इसके लिए रेफरेंस ओल्ड एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड का, उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बुक का नाम है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1। इसका 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 फॉर 9th स्टैंडर्ड, वॉल्यूम 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड। इसके अंदर चैप्टर 6, तो उससे मैंने जो आज का लेक्चर प्रिपेयर किया है, तो काफी इंफॉर्मेशन वहां से मैंने डिराइव किया है। लेक्चर का आउटलाइन क्या है? फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ये कब से स्टार्ट हुआ? हिस्ट्री में एक चीज आप याद रखना कि इस वे में टाइम फ्लो होता है। सपोज करो ये 14th सेंचुरी है, ये 17th सेंचुरी है। यूरोप का मॉडर्नाइजेशन हुआ फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। इंडिया का मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होने लगता है फ्रॉम 19th सेंचुरी, और अफ्रीका का मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम 20th सेंचुरी। सो हिस्ट्री हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है कि कोई भी कम्युनिटी अगर बैकवर्ड है तो उसका डेवलपमेंट होगा, अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो वो सर्विस में, इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट होगी, अगर वहां पे रूरल सोसाइटी है तो वो अर्बन में कन्वर्ट होगा। लेकिन कब कौन सा इवेंट कहाँ पे होगा, वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टाइप पे होता है। तो यूरोप में मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ 14 से 17 सेंचुरी में, इंडिया में स्टार्ट हुआ इन अर्ली 19th सेंचुरी, और अफ्रीका में स्टार्ट हुआ इन लेट 20th सेंचुरी। सो 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का पीरियड ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका पूरा एपिसेंटर यूरोप है, क्योंकि पहले डेवलपमेंट यूरोप में स्टार्ट हुआ और उसके बाद वर्ल्ड का मॉडर्नाइजेशन होता है। तो 6 डेवलपमेंट वहां पे होते हैं। एक डेवलपमेंट है फ्यूडल सिस्टम का ब्रेकडाउन होता है। फ्यूडल सिस्टम क्या है? अगर इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखें तो जमींदारी सिस्टम है। कहीं पे भी वॉल्यूम का कुछ इशू हो तो आप मुझे बताना, मैं उसको एड्रेस करूंगा। सेकेंड रेनिसेंस था। रेनिसेंस मीन्स रीबर्थ, न्यू थिंकिंग इमर्ज होता है। थर्ड रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म करते हैं। फोर्थ वोएजेस अकर होता है। फिफ्थ नेशन स्टेट का कंसेप्ट आता है। जब गवर्नमेंट हम देख रहे थे पॉलिटी के अंदर लेक्चर, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था नेशन स्टेट क्या होता है। एंड लास्ट है स्ट्रगल अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मीन्स कोई अथॉरिटी है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, लाइक एग्जीक्यूटिव पावर भी उसके पास है, लेजिस्लेटिव पावर भी उसके पास है, जुडिशियल पावर भी उसके पास है। तो ये 6 इवेंट मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के फाउंडेशन रखते हैं, तो इनको एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट आता है फ्यूडल सिस्टम। तो ये फ्यूडल सिस्टम का पूरा पिरामिड है। यहाँ पे पीसेंट हैं, वर्कर्स हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे वर्कर आपके घर में काम कर रहा है, जैसे आपके घर में कोई मेड काम करने आ रही है, तो पर मंथ उसको 1000 रुपीज 2000 रुपीज आपको पे करना होगा, और से 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपके घर में आएगी, काम करके चली जाएगी।
बट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो वर्कर्स होते थे, जो पीसेंट होते थे, लेबरर होते थे, वो फैमिली के साथ ही रहते थे और वहां पे उनका पेमेंट मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता था। जैसे कि कोई मेरे घर में काम कर रहा है तो मैं उसको पर मंथ सैलरी नहीं दूंगा, बट उसको मैंने राइस दे दिया, उसको मैंने व्हीट दे दिया, उसको रहने के लिए मैंने जगह दे दिया, उसको मैंने कपड़े दे दिए। तो पीसेंट लोग वर्क करते थे, बट वर्कर्स के जो राइट्स थे वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे और उनका एक्सप्लोटेशन बहुत होता था। सेकेंड लोग थे जो नाइट थे। नाइट मीन्स सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग, वो लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे जो रिच एंड पावरफुल थे। थर्ड नोबल्स थे। दो तरीके के नोबल्स थे। एक जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते थे किंग के कोर्ट में, और दूसरे नोबल्स होते थे जो प्रीस्टली क्लास होता था, जो पुजारी लोग होते थे। सो दो टाइप के नोबल्स होते थे। और उसके बाद किंग होता था, रूलर होता था। सो पीसेंट वर्कर वर्क करते थे, ये अपना फूड एंड सर्विसेज नाइट को प्रोवाइड करते थे, फूड्स एंड सर्विसेज नोबल्स को प्रोवाइड करते थे, फूड एंड सर्विसेज किंग को प्रोवाइड करते थे। नोबल इनको नाइट प्रोटेक्शन देते थे, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, ये सेम किंग को भी प्रोवाइड करते थे। नोबल्स मनी देते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, ऑफिसर्स होते थे, और किंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, किंग को एडवाइस करते थे। अब किंग की तरफ से फ्लो हो रहा है। किंग अपने नोबल्स को लैंड देता था। जो नोबल्स थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग होते थे उनको लैंड देते थे, या उनको लैंड डायरेक्टली किंग से मिलता था। और जो पीसेंट थे उनको भी लैंड देते थे या कुछ एसेट देते थे। तो इस तरीके से पावर फ्लो होता था। सो एब्सोल्यूट पावर किंग के पास था, फिर नोबल्स, फिर नाइट, और फिर पीसेंट के पास। ये पूरा फ्यूडल सिस्टम होता है। बट 14th सेंचुरी यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम था उसमें स्लाइटली चेंज था, कि वहां पे जो किंग था वो पावरफुल नहीं था। वहां पे ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे थे। जो रिलीजियस लीडर थे, जो वहाँ के लोकल जमींदार थे, जिनको हम फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं, ये लोग रियल में पावरफुल थे। किंग उतना पावरफुल नहीं था। लेकिन जब फ्यूडल सिस्टम ब्रेक डाउन हुआ और मोनार्की आया, उसके बाद किंग पावरफुल बना। तो बिफोर 14th सेंचुरी यूरोप वहां पे मोनार्की तो था ही, बट किसी किसी जगह पे, बट किंग उतना पावरफुल पोजीशन पे नहीं था जितना पावरफुल पोजीशन पे 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी यूरोप में हुआ। नोबल्स वेर द मोस्ट पावरफुल पीपल, एंड नोबल्स के अंदर भी स्पेशली अगर रिलीजियस लीडर हैं तो फ्यूडल सिस्टम इंडिया के कंटेक्स्ट में आप कहो जमींदारी सिस्टम। जैसे कि ये पूरा का पूरा इंडिया है, तो इंडिया के अंदर एक टाइप की गवर्नमेंट है, तो इंडिया एक लार्ज कंट्री हो गया। लेकिन आप इमेजिन करो, इंडिया को मैं 1000 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और हर एक पार्ट में छोटे छोटे रूलर्स होते हैं। सपोज अहमदाबाद के अंदर एक रूलर, वडोदरा के अंदर दूसरा रूलर। तो ऐसे हर एक पार्ट में छोटे छोटे रूलर्स होते हैं। तो जिसकी वजह से अगर मुझे अहमदाबाद से वडोदरा जाना होगा तो अहमदाबाद में अलग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वडोदरा के अंदर अलग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। सो इन सबको रिप्लेस करके एक लार्ज हमने किंगडम बनाया। तो फ्यूडल सिस्टम मींस इट इज इक्विवेलेंट टू लॉर्ड्स ऑफ स्मॉल किंगडम, और उनको रिप्लेस किया मोनार्की ने और एक लार्ज किंगडम उन्होंने बनाया। यूरोपियन सोसाइटी में मिडल एजेस 14 से 17 सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस अकर हो रहा था। पहला चेंज था कि वहां पे ट्रेडिंग अकर हो रहा था। जब भी ट्रेडिंग अकर होता है तो मनी चाहिए। पहले ऐसा होता था कि से अहमदाबाद का कोई फ्यूडल लोड है, तो उसको जो भी फूड कंज्यूम करना है वो खुद ग्रो कर रहा है, उसको जो भी क्लोथ कंज्यूम करना है वो खुद अपने वहां प्रोड्यूस कर रहा है। यानी बाहर के दुनिया से ये कंप्लीट कट आउट है, इसको जरूरत ही नहीं है दूसरे रीजन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो जब दूसरे रीजन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना है, सपोज ए है, इसके पास फूड है, बी है, इसके पास क्लोथ्स है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये संदीप? सर मिडिल एजेस लाइक एज 14 से 17 सेंचुरी, 14 से 17 17 सेंचुरी रफली यू कैन से। ओके सर। जैसे इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड है
एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, तो इंडिया में मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है फ्रॉम 1757 से, जब बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। फिर 12th सेंचुरी से या 11th सेंचुरी से आप ले लो तो मेडिवल हिस्ट्री है, एंड उससे पहले एंशियंट हिस्ट्री है। तो यूरोपियन और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें तो मिडल एज समवेयर बिटवीन 14 टू 17 सेंचुरी है, और उसके बाद 17 सेंचुरी के बाद मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाता है। समझे? जी सर, थैंक यू। तो ए और बी दो लोग हैं, सपोज ये अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद एक छोटा सा किंगडम है, ए के पास फूड है, बी के पास क्लोथ है, तो ये लोग कैसे एक्सचेंज करते हैं गुड्स को? बार्टर सिस्टम के थ्रू, किसे मैं 1 मीटर तुमको क्लोथ दूंगा और वो मुझे 10 kg फूड ग्रेन्स देगा। लेकिन जब दूर मुझे जाना होगा, सपोज करो यहां से मैं गया और मैं ईरान में जाके ट्रेड कर रहा हूँ, तो बार्टर सिस्टम का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ए को जो चीज सेल करना है, बी को उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और बी को जिस चीज का बी को जो चीज सेल करना है ए को रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो देयर शुड बी म्यूचुअल रिक्वायरमेंट बिटवीन देम, तभी तो बार्टर सिस्टम वर्क करेगा। बट से मैं ईरान के अंदर फूड ग्रेन्स लेके गया और ईरान से मुझे ऑयल खरीदना है, तो जरूरी नहीं है कि ईरान को उसका रिक्वायरमेंट ही है। तो जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ तो मनी स्टार्ट हुआ, मनी का फ्लो स्टार्ट हुआ, और मनी ने एक एसेट क्रिएट किया। इससे पहले जो एसेट था वो गोल्ड के फॉर्म में था, इससे पहले जो एसेट था वो लैंड के फॉर्म में था। से मैं लैंड को लेके इंडिया से ईरान तक लेके नहीं जा सकता, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग लैंड इन ईरान। लेकिन मनी जो है वो मोबाइल है, तो मनी का क्रिएशन हुआ जब ट्रेड स्टार्ट हुआ। दूसरा, यूरोप में टाउन बनने लगे। अगर मैं जनरल कहूं तो यूरोप में टाउन बनने लगा, और स्पेसिफिक होके कहूं तो इटली में। तो यूरोप में टाउन बनने लगा, जो ओल्ड टाउन थे उनका इनलार्जमेंट हुआ, नए नए टाउन इमर्ज होने लगे। जब ओल्ड टाउन सेचुरेट हो गया तो नए टाउन इमर्ज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है वहां पे, ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है, और जिसकी वजह से मिडिल क्लास वहां पे इमर्ज होता है। पहले जो क्लास था या तो अपर क्लास था, जो किंग थे उनके नोबल्स थे, या तो वो लोअर क्लास था, जो पीसेंट थे, वर्कर्स थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ तो बिजनेस क्लास इमर्ज हुआ, जो ट्रेडिंग करता था, मर्चेंट इमर्ज हुए, और मिडिल क्लास यहाँ पे इमर्ज होता है। नई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी आया। जहां पे भी बिजनेस होता है वो रीजन पीसफुल होता है। रीजन, अगर वो रीजन पीसफुल नहीं है तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। से आप जम्मू एंड कश्मीर में जाके बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे सिक्योरिटी का इशू है। बट यस, आप अहमदाबाद में, दिल्ली में कर सकते हैं, सिक्योरिटी का उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यहाँ पे इमर्ज होता है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स को डिसरिगार्ड करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें फ्यूडल लॉर्ड नहीं चाहिए, हमें खुद अपना गवर्नमेंट बनाना चाहिए। नया एक सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी आता है। तो जैसे जैसे टाउन ग्रो होता है, ट्रेड ग्रो होता है, तो एक नया क्लास इमर्ज होता है, और वो मर्चेंट क्लास होता है। मर्चेंट क्लास खुद को गवर्न करता है, मर्चेंट क्लास अपना सिक्योरिटी फोर्स रखने लगता है, क्योंकि मर्चेंट क्लास के पास मनी होता है, और जिसके पास मनी होगा, जिसके पास रिसोर्सेस होगा, वही पावरफुल है। किंग क्यों पावरफुल था? बिकॉज किंग के पास रिसोर्सेस था। यहाँ पे टाउन के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मूवमेंट को लेके। सपोज एक फ्यूडल लॉर्ड है जो अहमदाबाद को रूल कर रहा है, दूसरा फ्यूडल लॉर्ड है जो बड़ौदा को रूल कर रहा है। मैं अहमदाबाद से वडोदरा में जा रहा हूँ तो नए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में मैं चला जाऊंगा, क्योंकि बड़ौदा अलग टेरिटरी है, अहमदाबाद अलग टेरिटरी है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके एक टेरिटरी बना देता हूँ, तो सिमिलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मूवमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जब जहां जाना है आप जा सकते हो, वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट रीप कर सकते हो। तो टाउन बना, टाउन के अंदर रिस्ट्रिक्शन का कोई मूवमेंट नहीं है। बट जो रूरल एरिया होता है या जो फ्यूडल लॉर्ड्स के एरिया होते हैं वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है। एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे रूरल एरिया है तो वहां पे आप सेटलमेंट को ऑब्जर्व करना। से कम्युनिटी ए के लोग एक जगह पे रहते हैं, कम्युनिटी बी के लोग दूसरी जगह पे रहते हैं। से कम्युनिटी बी लोअर कास्ट का है, कम्युनिटी ए अपर कास्ट का है, तो बी के लोग ए वाले रीजन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। बट अर्बन एरिया में बहुत डिफिकल्ट है ऐसा करना, कोई भी कहीं पे भी मूव कर सकता है, और उसके पीछे का रीजन होता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। एक और मेजर चेंज हुआ जब टाउन का ग्रोथ होता है, एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप ग्रो होने लगे।
कैश क्रॉप मीन्स कॉटन को ले लो, जूट को ले लो, सिल्क को ले लो, ग्राउंडनट को ले लो, ये सब ग्रो होने लगा और कैश क्रॉप से ज्यादा इनकम होता है। इसका नाम कैश क्रॉप कैसे हुआ? जैसे राइस मैं अपने फील्ड में ग्रो कर रहा हूँ, तो राइस ग्रो करने के बाद जब मैंने हार्वेस्ट किया तो मैं किसी को पैसे से सेल नहीं करूंगा, बट बार्टर सिस्टम से सेल करता हूँ। या तो उस राइस को मैं खुद यूज करता हूँ अपने कंजम्पशन के लिए। बट मैं अपने फील्ड में अगर कॉटन ग्रो कर रहा हूँ तो मैं कॉटन किसी कंपनी को सेल करूंगा, टेक्सटाइल कंपनी को, या फिर किसी टेक्सटाइल कंपनी को सेल करूंगा, या फिर किसी क्राफ्ट्समैन को सेल करूंगा और वो उसका क्लोथ बनाएगा। तो कैश क्रॉप को सेल करके उससे इनकम जनरेट होता है। तो इससे फार्मर्स के अंदर प्रॉस्पेरिटी आया। पहले जो पीसेंट थे, लेबरर्स थे, वर्कर थे, वो कैसे वर्क करते थे? जैसे सपोज मैं किसी के घर में रह रहा हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है उसको रेंट देने के लिए, तो वो मुझे क्या कहेगा कि देखो तुम मेरे घर में रह रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तुम एक काम करो, मेरे घर में तुम काम करो। तो मैं जो भी पेमेंट करता था वो लेबर के फॉर्म में करता था। लेकिन जब बिजनेस आ गया तो वहां पे पीसेंट मनी के फॉर्म में वो पेमेंट करने लगे। और जब आप मनी के फॉर्म में पेमेंट करते हो तो आप फ्री हो जाते हो बॉन्डेज से। एग्जाम्पल, मैं किसी के घर में रह रहा हूँ, मेरे पास रेंट देने का पैसा नहीं है, तो वो मुझे कहेगा कि तुम मेरे घर में काम करो और तुम्हारे रेंट को मैं माफ कर दूंगा। लेकिन वो से 2000 रुपीज जो है वो माफ कर देता है। लेकिन अगर किसी और जगह मैं इंडिपेंडेंटली जाके वर्क करूं, मैं 4000 रुपीज अर्न कर सकता हूँ, उसमें से 2000 उसको रेंट दूंगा एंड 2000 मेरे पास पैसा बच जाएगा। तो पीसेंट मनी में पेमेंट करने लगे, लेकिन पहले जो पेमेंट करते थे वो लेबर में पेमेंट करते थे। तो ये सेकंड चेंज हुआ, ग्रोथ ऑफ टाउन। थर्ड चेंज होता है यूरोपियन सोसाइटी में। और ये हम यूरोप ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट होता है यूरोप में, उसके बाद एशिया में आता है, फिर अभी अफ्रीका में चल रहा है। तो यूरोप में ये पहले अकर हुआ और दूसरे रीजन में भी अकर हुआ, बट आफ्टरवर्ड्स। देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हमारा ट्रांजिशन होता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कैरेक्टर है कि प्रॉफिट आपको अर्न करना है। और प्रॉफिट आप कैसे अर्न कर पाएंगे? से मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज है, अगर मैं उसको अपने पॉकेट में रखता हूँ वो पैसा तो ग्रो होने वाला है नहीं। लेकिन सपोज करो उस पैसे को मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखता हूँ और वो उस पे मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। देन आफ्टर 1 ईयर वो मनी हो जाएगा 1,06,000। उस मनी को मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और वहां पे 15% रिटर्न मिलता है। तो आफ्टर 1 ईयर मुझे 1,15,000 मनी मिलेगा। तो पैसे को जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही पैसा आपका ग्रो होगा। लेकिन आप पैसे को अगर एक जगह रखोगे तो वो तो ग्रो होने वाला नहीं है, रादर देन ये डिप्रिशिएट होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कोर फीचर था, हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें अपने वेल्थ को आइडल नहीं रखना है। बट फ्यूडल इकोनॉमी, जो आज भी आप रूरल एरिया में देखोगे, वो लोग वेल्थ को आइडल रखते हैं। जैसे लैंड है वो आइडल वेल्थ है, या फिर गोल्ड है वो आइडल है। जैसे आपने 1 लाख के गोल्ड का ज्वेलरी बना दिया, आप 10 साल के बाद में भी उसको सेल करने जाओ तो शायद आपको कम प्राइस मिले। तो लैंड और गोल्ड उतना लिक्विड नहीं होता कि जब चाहे तब आप उसको यूज कर पाए, बट मनी है तो वो तो लिक्विड है। ये तीसरा चेंज होता है यूरोपियन सोसाइटी में। फोर्थ चेंज होता है, मिडिल क्लास इमर्ज होता है, जो आगे मैंने आपको बताया था। मर्चेंट इमर्ज होते हैं और मर्चेंट के पास वेल्थ होता है बिकॉज ये ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करने से इनके पास प्रॉफिट आता है। आप मारवाड़ी कम्युनिटी को देखो या सिंधी कम्युनिटी को देखो या जैन कम्युनिटी को देखो, इन कम्युनिटी के अंदर प्रॉस्पेरिटी इसलिए है बिकॉज ये बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और बिजनेस में जब आप इन्वॉल्व होंगे तो उस केस में यू विल गेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वजह से आपके वेल्थ जनरेट होगा और उसकी वजह से आपका क्लाउड इंक्रीज होगा, मीन्स आपका सोशल स्टेटस, आपका पॉलिटिकल स्टेटस इंक्रीज होगा। तो मिडिल क्लास इमर्ज होता है यूरोपियन सोसाइटी में, जो मर्चेंट होते हैं जिनके पास वेल्थ होता है। आगे मैंने बताया था कि फ्यूडल सिस्टम में क्या क्लासिफिकेशन होता है, बट अगर मैं इसको सिंपल क्लासिफिकेशन करूं फ्यूडल सिस्टम में, तो वर्कर एंड पीसेंट होते हैं जिनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है, और वो बाकी लोगों को, सोल्जर्स को और प्रेयर्स को, इन दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं। देन सोल्जर्स एंड नाइट होते हैं, ये लोग हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं
और इनका पर्पस होता है पीसेंट को कंट्रोल करना। प्रेयर्स और क्लर्जी जो रिलीजियस लीडर होते हैं ये अल्टीमेटली रूल करते हैं। इवन किसी जगह पे किंग है तो भी किंग इनके इन्फ्लुएंस में होता है। आप इंडियन माइथोलॉजी में भी रामायण महाभारत को देखो तो उसमें भी जो गुरु होते हैं तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो रिलीजियस लीडर हैं से अर्थ पे ह्यूमन बीइंग है और हेवन में गॉड हैं। तो गॉड के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, कम्युनिकेशन करना, वो काम प्रेयर्स का है, जो रिलीजियस लीडर हैं उनका है। तो ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन होता है। इनका पॉपुलेशन सबसे कम था बट इनका सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज्यादा था। देन क्राफ्ट्समैन थे वहां पे। रूरल एरिया में आप क्राफ्ट्समैन को देखना वो कैसे वर्क करते हैं। सपोज वो दिया बनाते हैं और दिवाली के टाइम पे वो दिया किसी को सेल करेंगे और जिसको जो ठीक लगता है पैसा देना वो उसको दे देगा। लेकिन अगर ये क्राफ्ट्समैन अर्बन एरिया में आता है और अर्बन एरिया में इस चीज को वो मैन्युफैक्चर करने लगता है तो एक तो वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा कास्ट के बॉन्डेज से, क्योंकि रूरल एरिया में अपर कास्ट के लोग उससे काम करवाते थे और उसको पैसे भी नहीं देते थे। और दूसरा ये होगा कि ये ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा और जब ये ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा तो इसको प्रॉफिट भी होगा। तो रूरल एरिया में जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो परफॉर्म इसलिए करते हैं। सो क्राफ्ट्समैन जब रूरल एरिया में थे दे वेर वर्किंग फॉर रिच एंड पावरफुल पीपल, और रिच एंड पावरफुल पीपल उनको एडिक्वेट पेमेंट नहीं देते थे। तो उसके बाद ये लोग अर्बन एरिया में आते हैं एंड अर्बन एरिया में एक तो ये इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं क्योंकि कास्ट के बॉन्डेज से, एथनिसिटी के बॉन्डेज से इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनका ये होता है कि अभी भी ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आप ब्लैक स्मिथ को देखो या सिंपल पॉटर का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि लास्ट दिवाली में मैं दिवाली के दिया लेने के लिए मार्केट में गया तो वहां पे मैंने क्या देखा कि चाइनीज दिए भी हैं और वहां पे इंडियन दिए भी हैं। डिफरेंस ये था कि चाइनीज दिए वो बेटर वे में उन्होंने क्राफ्ट किया था उसको, उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा था और उसका प्राइस भी कम था। से चाइनीज दिए का प्राइस जो है से 10 रुपीज है तो इंडियन दिए का प्राइस 15 रुपीज होगा। रीजन क्योंकि इंडियन पॉटर्स जो उसको बनाते हैं वो हैंडमेड होता है तो जिसमें लेबर इन्वॉल्व होता है। चाइनीज उसको बनाते हैं तो मशीन से बनाते हैं तो चाइनीज ज्यादा रोबस्ट है, चाइनीज का ज्यादा फिनिशिंग है कंपेयर टू इंडियंस। तो चाइनीज एक साथ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उनको वो सस्ता पड़ता है। इंडियंस कम कम प्रोड्यूस करते हैं तो उनको महंगा पड़ता है। तो जब आप ट्रेडिशनल मेथड से किसी भी चीज का प्रोडक्शन करोगे तो आप ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन का कॉस्ट भी हाई होगा। तो ये लोग बहुत कम प्रोड्यूस करते थे तो जिससे उनको इनकम ज्यादा नहीं होता था। तो उसके बाद फैक्ट्री सिस्टम आ गया। अब फैक्ट्री सिस्टम के अंदर मैंने मशीन रखा हुआ है, मैं एक दो ऐसे आर्टिस्ट को लूंगा, क्राफ्ट्समैन को लूंगा और मैं उसको कहूंगा कि आप यहाँ पे वर्क करो और यहाँ पे 1000 मिलियंस ऑफ में प्रोडक्शन करूंगा। लेकिन फैक्ट्री सिस्टम से प्रॉब्लम ये हुआ कि जो क्राफ्ट्समैन पहले इंडिपेंडेंट थे, अपने लिए काम करते थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, अब वो फैक्ट्री में ऐसे वर्कर की तरह काम कर रहे हैं और जितना भी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है वो सारा ओनर लेके जा रहा है, जो ट्रेडर्स या मर्चेंट है वो सारा प्रॉफिट लेके जा रहा है। तो लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यस, किसी को कुछ डाउट है? लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था तो उसको टैकल करने के लिए फैक्ट्री सिस्टम आया। देन पीसेंट रिवॉल्ट करते हैं। जो लैंडलॉर्ड थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, वो अपने फार्म में पीसेंट से काम करवाते थे, उनको प्रॉपर मनी नहीं देते थे। तो उन लोगों ने रिवॉल्ट किया कि आप हमें इतना पैसा दो क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, वो कंपनी में काम करते हैं या अर्बन एरिया में ऐसे क्राफ्ट्समैन की तरह काम कर रहे हैं तो दे आर अर्निंग गुड मनी, बट आप हमें क्यों नहीं पैसा दे रहे हो। तो पीसेंट रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। इवन आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखना जब 19th सेंचुरी से ब्रिटिशर इंडिया में अपने फुट को स्टैब्लिश करने लगते हैं
तो बहुत सारे ऐसे पीसेंट मूवमेंट होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, वो लोग ब्रिटिशर के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और जब सब ये सारा मूवमेंट एक साथ आ जाता है तो 1857 का रिवॉल्ट होता है। और फिर उसके बाद जब सेकेंड वेव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है फ्रॉम 1857 टू 1947, उसमें भी बहुत सारे पीसेंट ट्राइबल ग्रुप ब्रिटिशर के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो पीसेंट रिवॉल्ट करते हैं। फिर फ्यूडल लॉर्ड है, तो बहुत सारी छोटी छोटी टेरिटरी है। जैसे मैंने अहमदाबाद बड़ौदा का एग्जांपल देके बताया था कि अहमदाबाद में अलग सेट ऑफ रूल्स है, वडोदरा में अलग सेट ऑफ रूल्स है। अहमदाबाद से वडोदरा मूव करना ये पॉसिबल नहीं है, तो जिसकी वजह से किंग इमर्ज होता है और किंग सारे टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है और एक लार्ज टेरिटरी बना देता है। तो इस तरीके से फ्यूडल सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन होता है, फ्यूडल सिस्टम का ब्रेकडाउन होता है। और फ्यूडल सिस्टम के ब्रेकडाउन होने के बाद यूरोपियन सोसाइटी में मोनार्की आ जाता है, जहां पे किंग रूल करेगा। और मोनार्की के बाद फिर दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आते हैं। तो ये है ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सर एक डाउट है, ये एमरजेंस ऑफ किंग इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। नहीं सर, ये लास्ट पॉइंट है ना, पीजेंट रिवोल्ट के बाद एमरजेंस ऑफ किंग। यस। तो ये एमरजेंस ऑफ किंग कैसे हुआ? किंग तो पहले चलते थे ना। नहीं, आप यूरोपियन सोसाइटी को देखो तो उसमें ऐसा था कि जो किंग नहीं थे, जैसे छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड थे। जैसे आप दिल्ली को देखो तो साउथ दिल्ली सपोज किसी के पास होगा, नॉर्थ दिल्ली किसी के पास होगा, सेंट्रल दिल्ली किसी के पास होगा। तो ऐसे छोटी छोटी टेरिटरी है। तो साउथ दिल्ली के अंदर अलग सेट ऑफ रूल्स, नॉर्थ दिल्ली के अंदर अलग सेट ऑफ रूल्स। तो मर्चेंट को क्या है कि उसको तो बिजनेस करने के लिए तीनों पार्ट में जाना है। तो उसको ऐसा लगा कि हमें क्या करना चाहिए कि एक ऐसा ऑथोरिटी होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी हो और जिसके पास काफी लार्ज एरिया हो। तो उसके बाद वहां पे मोनार्की इमर्ज होता है। इंडिया में उल्टा है। इंडिया में एंशियंट टाइम पे रूलर्स थे और काफी लार्ज किंगडम था उनका। आप गुप्तास को देख लो या फिर आप मुगल्स को देख लो, दिल्ली सल्तनत को देख लो। लेकिन यूरोपियन सोसाइटी में पहले फ्यूडल सिस्टम था और उसके बाद वहां पे मोनार्की आया। समझे आप? और सबसे पहले जो मोनार्की जिस कंट्री में आता है वो दो कंट्री में आता है, एक होता है फ्रांस और एक दूसरा होता है इंग्लैंड। इन दो जगह पे सबसे पहले आता है। समझे पायल आप? किसी और ने हैंड रेस किया था, उनका नाम नहीं दिख रहा, नंबर दिख रहा था, तो आपका जो डाउट है पूछ सकते हैं आप। 21 समथिंग नंबर दिखा रहा है आपका। ठीक है, तो मैं आगे मूव करता हूँ, कुछ और डाउट नहीं है तो। देन उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है, डेट इज रेनिसेंस। सो रेनिसेंस का डिक्शनरी मीनिंग है रीबर्थ। आपका नया जन्म हो रहा है, रीजुवेनेशन हो रहा है। नया जन्म इसमें हो रहा है, तो ये बायोलॉजिकल नहीं है। दिस इज लाइक सोशल पॉलिटिकल आउटलुक। सो पहले लोग इग्नोरेंट थे, उनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, आर्ट्स एंड लिटरेचर के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, या वो इंडिपेंडेंटली सोचते नहीं थे। लेकिन जब रेनिसेंस हुआ तो उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट थॉट आ गया। अभी आप इंडिया के रूरल एरिया में जाओगे, अभी तो काफी हद तक इंडिया मॉडर्नाइज हो गया है, शायद ही कोई रूरल एरिया होगा जहाँ पे इतना बैकवर्ड थिंकिंग होगा। बट फिर भी कुछ एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे बैकवर्ड थिंकिंग है। और वो थिंकिंग ऐसा है कि वो आपको लगेगा कि ये कंप्लीटली जो रियलिटी है उससे डिफरेंट है। तो ऐसे ऐसे वहां पे सुपरस्टिशन चलते हैं। तो रेनिसेंस आया तो वो उसने यूरोपियन सोसाइटी में साइंटिफिक थॉट लेके आया, यूरोपियन सोसाइटी में इंडिपेंडेंट थॉट लेके आया। सो रेनिसेंस का कैरेक्टर क्या था? तो तीन उसका मेन कैरेक्टर था। एक, रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन रोम एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। एंशियंट टाइम पे ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सिविलाइजेशन था, रोम, इटली एंड ग्रीस।
सिविलाइजेशन। तो इसका बेसिक फीचर क्या था, उसमें लॉ कैसे बनते थे, उसके रूलर कैसे थे, वहां पे सोशल पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। दूसरा, यहाँ पे नए डेवलपमेंट होते हैं, आर्ट में डेवलपमेंट होता है, लिटरेचर में डेवलपमेंट होता है, रिलीजन में डेवलपमेंट होता है, फिलोसफी, साइंस एंड पॉलिटिक्स। आप अगर इसको देखो, जैसे आप चर्च में देखते हो तो वहां पे मदर मैरी का वो पिक्चर होता है, स्कल्पचर होता है। तो रेनिसेंस के टाइम पे ही आया कि पहले जो गॉड को है हम ह्यूमन वे में इमेजिन नहीं करते थे। जब यूरोप में रेनिसेंस आया तो गॉड को हम ह्यूमन वे में इमेजिन करने लगे, उनका पर्सोनिफिकेशन हुआ। इंडिया के अंदर राजा रवि वर्मा थे पहले। टेम्पल्स के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग थे, फीमेल्स थे, उनको एंटर नहीं होने दिया जाता था। तो राजा रवि वर्मा ने उन्होंने पेंटिंग बनाना चालू किया और उन्होंने गॉड को पर्सोनिफाई किया। तो इंडिया में जो रेनिसेंस मूवमेंट आता है वो 18th 19th सेंचुरी में आता है, जब राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये लोग आते हैं। और यूरोप में ये 14th 15th सेंचुरी में था। इसका एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बताऊं कि मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद कॉपरनिकस वो साइंटिस्ट थे। तो पहले ऐसा एक थिंकिंग था चर्च का कि अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, सन दूसरे प्लैनेट अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। तो कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सन सेंटर है यूनिवर्स का और उसके आजू बाजू अर्थ रिवॉल्व कर रहा है और बाकी प्लैनेट भी उसके आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। तो न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग इमर्ज होता है, वो लॉजिकल होता है, वो साइंटिफिक होता है। लेकिन पहले जो थिंकिंग था वो डॉगमा से इन्फ्लुएंस था। इसने चर्च के डोमिनेशन को अंडरमाइन किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रीस्टली क्लास था, जिसको प्रेयर्स कहते थे, तो उनको हमने इसलिए रखा था कि गॉड हेवन में रहते हैं, अर्थ पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं, इन दोनों के बीच में वो कम्युनिकेट करते हैं और हमारे मैसेज गॉड को बताते हैं, गॉड के मैसेज हमारे पास लेके आते हैं। तो रेनिसेंस में कहा गया कि नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, आप गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, आप डायरेक्टली प्रेयर कर सकते हैं, यू डोंट नीड एनी प्रीस्टली क्लास टू कनेक्ट योरसेल्फ विद गॉड। इन रेनिसेंस इट हैज इनकरेज्ड थिंकिंग एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कि आपको अगर कुछ नया सीखना है तो एडवेंचर करना है। लाइक आपको अगर दुनिया के बारे में जानना है तो आप ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दो। आपको अगर नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना है तो आप पेंटिंग करना स्टार्ट करो। तो कुछ नया कब करोगे? व्हेन यू विल हैव एडवेंचरस लाइफ। रेनिसेंस के क्या कैरेक्टर थे? तो रेनिसेंस के 5 कैरेक्टर थे: ह्यूमनिज्म, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट, मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट। तो 5 इसका एस्पेक्ट था। तो पहला एस्पेक्ट ह्यूमनिज्म क्या कहता है, आप ह्यूमन बीइंग को ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह कंसिडर करो, उसको ऐसे एनिमल की तरह कंसिडर ना करो। जैसे आप ब्लैक हो, मैं आपको स्लेव की तरह वर्क कराऊंगा। आप वुमेन हो तो मैं आपके पोजीशन को डिग्रेड करूंगा सोसाइटी में। आप लोअर कास्ट के लोग हो तो मैं आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करूंगा, आपको एक्सप्लॉइट करूंगा। तो ह्यूमनिज्म में ऐसा कहा गया कि यू शुड ट्रीट पीपल एज ए ह्यूमन बीइंग, और आप कुछ भी सोचो तो ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रख के सोचो। लाइक मैं उसको स्लेव की तरह काम करा रहा हूँ, उसको मैं टेंपल में एंटर नहीं होने दे रहा हूँ, उसका एक्सप्लोटेशन कर रहा हूँ। तो आप ये तो सोचो कि उसके अंदर कैसे इमोशन जनरेट हो रहे होंगे, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट थिंग। नहीं, आप उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करो, एनिमल की तरह ट्रीट मत करो। एवरीबडी इज इंटाइटल्ड फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ, एवरीबडी इज इंटाइटल्ड फॉर फ्रीडम, और सबके पास कुछ बेसिक राइट होना चाहिए। जैसे उसको जो बोलना है बोल सकता है, जहां काम करना है कर सकता है, जहां जाना है जा सकता है। तो डिग्निटी, फ्रीडम, राइट यहाँ पे इमर्ज होता है। फिर ह्यूमनिज्म में इन्होंने काउंटर किया कि कोई भी सुपर नेचुरल पावर या डिवाइन पावर नहीं होता है। जैसे प्रीस्ट हैं, उनके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है, किंग है, उनके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है। तो इन्होंने काउंटर किया, इन्होंने कहा कि वर्ल्ड वही है जिस चीज को हम देखते हैं, वर्ल्ड वही है जिस चीज को हम फील करते हैं। तो जिस चीज को हम देखते नहीं है, जिस चीज को फील नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग को अपना क्रिएटिव पोटेंशियल यूटिलाइज करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ। एस्ट्रोनॉमी के अंदर इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, बल्ब का, टेलीफोन का, रेलवे का, इसका इन्वेंशन हुआ।
तो आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को यूटिलाइज करो। इवन मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा कहा गया था कि ह्यूमन बीइंग है, उसके माइंड के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन पहले जब रेनिसेंस नहीं आया था तब ह्यूमन बीइंग को बार बार रियलाइज किया कराया जाता था कि नहीं देखो ये तुम्हारी लिमिटेशन है, बाकी सब काम जो है वो गॉड करेगा, यू कैन नॉट डू दिस थिंग। अगर आप ब्लैक हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप वुमेन है तो आप ये नहीं कर सकते। बट रेनिसेंस का एक सबसे बेस्ट पार्ट था, ह्यूमैनिज्म इमर्ज हुआ। उसमें कहा गया कि ह्यूमन बीइंग कैन डू एनीथिंग, दे हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, विथ डिसिप्लिन विथ क्रिएटिविटी यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट डेवलप हुआ। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी डेवलप होता है, सोशियोलॉजी डेवलप होता है, साइकोलॉजी डेवलप होता है, पॉलिटिकल साइंस डेवलप होता है। 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है आर्ट्स, दूसरा होता है साइंस और थर्ड होता है ह्यूमैनिटीज। आर्ट सब्जेक्ट जहाँ पे क्रिएटिविटी को हम यूज करते हैं, लाइक कोई डांस कर रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, 2 लोग डांस कर रहे हैं, दोनों का डांस एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। यस दीपाली, आपका डाउट है? सर ये क्रिएट डिवाइन वाला एक बार आप दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो कोई प्रीस्ट है, कोई मंदिर का पुजारी है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास कोई डिवाइन पावर है। वो आप जो प्रॉब्लम पुजारी को बोलते हैं, पुजारी गॉड के साथ कनेक्ट करता है और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसमें ऐसा कहा गया कि नहीं, कोई भी डिवाइन पावर जैसा कुछ नहीं है। आप जो भी चीज आप देखते हैं, वॉट एवर यू फील, वही चीज सही है। जो चीज आप नहीं देखते हैं, जो चीज फील नहीं करते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। तो ये इन्होंने कहा गया कि कोई डिवाइन पावर नहीं, कोई भी घोस्ट नहीं है, भूत नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू सी, दैट इज ट्रू। समझे आप? जैसे अभी के अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो मंदिर में लोग जाते हैं, वहां पे मूर्ति को दूध पिलाते हैं, या फिर जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ जो एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब करेक्ट नहीं है, ये सब गलत है। समझे आप? जी सर, थैंक यू। हाँ, तो 3 टाइप का सब्जेक्ट होता है। एक आर्ट्स होता है जहाँ पे क्रिएटिविटी हम एग्जिबिट करते हैं, लाइक कोई डांस कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है, तो कोई भी 2 लोगों का पेंटिंग एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, या कोई भी 2 लोगों का डांस वो भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा या सेम नहीं होगा। साइंस के अंदर इसके कुछ लॉज होते हैं जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, और साइंस लॉ पे बेस है। से हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई प्रिंसिपल है, से डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल है, आइस का मेल्टिंग हो रहा है उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल है। तो साइंस लॉ पे वर्क करता है, और ह्यूमैनिटी ह्यूमन के बारे में है। इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशन, इट इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के पास्ट को पढ़ना एंड ह्यूमन के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। लाइक मैं आपके बिहेवियर को देख रहा हूँ और उस बेस पे मैं इन्फरेंस निकाल रहा हूँ कि से आप नर्वस हैं, से आप फंबल कर रहे हैं, या आपके लेग शेक कर रहे हैं, विच मीन्स आप नर्वस हो। से आपके पॉकेट में जितना पैसा है वो डिटरमाइन करेगा आपका परचेजिंग पावर कितना है। तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट इमर्ज हुआ, विच इज स्टडी अबाउट ह्यूमन रिलेशन, स्टडी अबाउट ह्यूमन पास्ट, ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि पहले हम प्रिमिटिव वे में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ। Study about human past and evolution of civilization. तो this was humanism in Renaissance, इसका पहला ब्लॉग। दूसरा आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, पेंटिंग, स्कल्पचर, डांस, ड्रामा, ह्यूमन फॉर्म में हम आर्ट्स एंड स्कल्पचर, पेंटिंग, इसका डेवलपमेंट हुआ। जैसे भगवान हैं तो उनको हमने, गॉड हैं, उनको हमने ह्यूमन फॉर्म में बता दिया। लेकिन पहले अगर आपने इंडिया की हिस्ट्री को भी पढ़ा होगा तो हम नेचर को गॉड कंसिडर करते थे। उसके बाद जब राजा रवि वर्मा आए तो उन्होंने गॉड को पर्सोनिफाई किया कि जैसे सरस्वती माँ वो ऐसी दिखती होगी, लक्ष्मी माँ वो ऐसी दिखती होगी, उन्होंने इसको पर्सोनिफाई किया। आर्टिस्ट का कंडीशन पहले सोसाइटी में बहुत वीक था, बहुत लो था,
लेकिन रेनेसेंस की वजह से आर्टिस्ट का सोसाइटी में स्टेटस हाई हो जाता है। आगे मैंने आपको बताया था कि आर्टिस्ट कैसे वर्क करते थे, वो गिल्ड की तरह वर्क करते थे कि जो लैंडलॉर्ड के अंदर वो काम करते थे और लैंडलॉर्ड उनको रेगुलर सैलरी भी नहीं देता था। बाद में वो इंडिपेंडेंट सिटी में वर्क करने लगे, बट वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, जिससे उनका इकोनॉमिक कंडीशन उतना ठीक नहीं था। आर्ट को हमने ऐसे देखा, इट इज इमिटेशन ऑफ लाइफ, लाइफ का ही एक रिफ्लेक्शन है। लाइक पोर्ट्रेट पेंटिंग आप देखो कि आप जैसे दिखते हो, आपके जैसे फीचर है, वैसे ही किसी ने आपका एक फोटो किसी ने आपका पेंटिंग बना दिया। तो आर्ट को इन्होंने ऐसे लिया कि ये लाइफ को इमिटेट करता है। जैसे एग्जांपल है मैरी एंड जीसस, इनको ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया, इनको एक रिलीजियस सिंबल की तरह नहीं दिखाया गया। तो ऐसा कह सकते हो कि आर्ट्स का डेमोक्रेटिक होना ये रेनेसेंस का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। आर्ट का एक बेसिक पार्ट या उसका फायदा ये है कि वो कम वर्ड्स में या कम स्पेस में एक लार्जर मैसेज देता है। तो ये आर्ट्स का एक बेनिफिट है। देन लिटरेचर डेवलप होता है, लिटरेचर दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कॉमन मैन का लैंग्वेज डेवलप होता है। 14th सेंचुरी यूरोप में लैंग्वेज पहले जो यूज होता था वो लैटिन लैंग्वेज था, वो रोमन लैंग्वेज था, और ये दोनों लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट था, कॉमन मासेस इसको यूज नहीं कर पाते थे। इंडिया में जब लॉर्ड बुद्धा थे, तब जितने भी हमारे रिलीजन टेक्स्ट बुक थे वो संस्कृत में था। तो बुद्धा ऐसा कहते थे कि संस्कृत जो है वो लैंग्वेज ऑफ मासेस नहीं है, मासेस इसको, ऑर्डिनरी जनता इसको समझ नहीं पाता है। तो रिलीजियस टेक्स्ट बुक को हमें लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहिए, सो डेट मासेस इसको समझ पाएंगे, और एक बार जब उसको समझ पाएंगे तभी तो वो अपने लाइफ में इम्बाइब कर पाएंगे। जैसे आज आप देखो कि भगवत गीता है, वो संस्कृत में है, आप उसको नहीं समझ पाते हैं, तो जिसके वजह से उसका मैसेज आप इम्बाइब नहीं कर पाएंगे, और कोई फेक रिलीजियस लीडर आएगा और आपको उसके बारे में कुछ गलत मैसेज भी देगा तो भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है उसको। तो पहले जो यूरोप में लैंग्वेज यूज होता था वो लैटिन एंड रोमन लैंग्वेज यूज होता था, और ये दोनों लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ क्लासेस कहा जाता था। बाद में इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुआ, स्पेनिश डेवलप हुआ, जर्मन डेवलप हुआ, फ्रेंच डेवलप हुआ, और ये मासेस का लैंग्वेज था, वहां पे लोकल लैंग्वेज था। मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज डेवलप होता है और नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस लोगों के अंदर राइज होता है, विच मीन्स मैं जर्मनी में रह रहा हूँ तो मैं जर्मन बोल रहा हूँ तो वी आर लिविंग इन ए सेम कंट्री, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो वी आर लिविंग इन ए सेम कंट्री। एक नेशनलिज्म राइज होता है। तो ये थर्ड डेवलपमेंट था रेनेसेंस में। फोर्थ डेवलपमेंट होता है प्रिंटिंग प्रेस। एजुकेशन के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट होता है, और वो एक वाटरशेड इवेंट था। सपोज करो कि मुझे अभी एक बुक लिखना है, तो मैं उस बुक को हैंड रिटन वे में लिखूंगा, और उस बुक का मुझे 100 कॉपी बनाना है, तो 100 कॉपी को मुझे हैंड रिटन लिखना पड़ेगा, और ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस जब डेवलप हुआ तो विद इन आवर्स मैं पूरा एक बुक कंप्लीट कर सकता हूँ, और उस बुक का से 1 लाख कॉपी में रेप्लिका में निकाल सकता हूँ। तो प्रिंटिंग प्रेस जब डेवलप हुआ तो बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे लिटरेचर मार्केट में आए, और जिससे लिटरेसी रेट बहुत ही जल्दी शूट अप करता है। सोसाइटी के लिए सबसे पथेटिक थिंग क्या होता है? जब सोसाइटी इग्नोरेंट होता है। सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए, और सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस कैसे आएगा? थ्रू एजुकेशन। और एजुकेशन हम कैसे ले सकते हैं? तो 3 तरीके से ले सकते हैं। एक बाय रीडिंग, अनदर बाय ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। सो प्रिंटिंग प्रेस से लोगों का रीडिंग इनहेंस हुआ, और जब लोग चीजों को पढ़ने लगे, चीजों को डिबेट करने लगे, तो उनका नॉलेज एक्सपांड हुआ, और जब नॉलेज एक्सपांड हुआ तो वो अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे। तो प्रिंटिंग प्रेस वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था रेनेसेंस का। उसके बाद मॉडर्न साइंस आता है। तो मॉडर्न साइंस ने ये कहा कि आप चर्च के अथॉरिटी को रिजेक्ट करो, ब्लाइंडली आप फॉलो ना करो। एक चर्च ऐसा कहता है कि इस वे में ये अकर होना चाहिए, आप उसको रिजेक्ट करो। जैसे आज भी हम देखते हैं, जैसे से मैं आपको कोरोना वायरस का एग्जांपल बताऊं कि दिल्ली में जब तबलीगी जमात का केस आया था, तो उस समय एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो ऑडियो क्लिप ऑथेंटिक है या नहीं है,
वो तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो बताएंगे। तो उसमें ऐसा कहा गया था कि तब जो वहां पे लोग थे मस्जिद में, तो उनके जो मौलाना थे वो उनको ऐसा कह रहे थे कि मस्जिद जो है वो सबसे बेस्ट प्लेस है मरने के लिए, डाई करने के लिए। तो आप अगर मस्जिद में आते हो, वहां पे आपको कुछ भी हो भी जाता है, तो देन ऑल्सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। तो अब ये देखो कितना रेडिकुलस है कि एक ऐसे डिसीज के साथ हम फाइट कर रहे हैं और उसमें कोई रिलीजियस लीडर कहता है और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और हम अपने हेल्थ को रिस्क पे डालते हैं, और फिर जब हमारा हेल्थ खराब होगा तो वो रिलीजियस लीडर तो हमें बचाने आने वाला नहीं है, फिर हम हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का इतना ज्यादा बिल है। तो हमें चर्च के अथॉरिटी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि नॉलेज कैसे आप गेन कर सकते हैं, आप बाहर जाओ, चीजों को मेंटली पढ़ो, मैनुअली नेचर को देखो, स्पेकुलेशन से आप मत देखो। जैसे अर्थ सन के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, क्या रीजन है उसके पीछे। जैसे मैं अभी अभी का आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं एक अपने रिलेटिव से डिस्कस कर रहा था कि दिल्ली में अभी अर्थक्वेक आ रहा है, 15-20 दिन पहले डिस्कस कर रहा था। दिल्ली में अर्थक्वेक आ रहा है, अहमदाबाद में थंडर लाइटनिंग है, कोरोना वायरस का स्कैर है। तो 2020 इज अ वेरी बैड ईयर। आई वाज जस्ट जनरल डिस्कशन था। तो फिर उन्होंने मुझे सडनली कहा कि ये कोई देविक प्रकोप है, मीन्स कोई सुपर नेचुरल पावर है जो ये सब करा रहा है। तो मैं बोला ये क्या रेडिकुलस है, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। एक तो हेल्थ इमरजेंसी है, दूसरा थंडर एंड लाइटनिंग हो रहा है या अर्थक्वेक हो रहा है, तो वो सब साइंटिफिक उसके पीछे का रीजन है। तो हमें नॉलेज गेन करना है नॉट थ्रू स्पेकुलेशन, हमें नॉलेज गेन करना है थ्रू स्टडिंग, थ्रू क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये रेनिसेंस का पीरियड था। रेनिसेंस मीन्स अवेकनिंग, न्यू बिगनिंग, रीबर्थ। तो ये यूरोपियन सोसाइटी में 14th सेंचुरी में अकर होता है। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो रेनिसेंस में। ओके, तो अब थर्ड चेंजेस में हम आते हैं, दैट इज रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन वर्ड आया रिफॉर्म से, और कोई भी चीज को रिफॉर्म करना विच मीन्स उसको चेंज करना। किसी का ऑडियो अनम्यूट है, आप उसको म्यूट कर दो। रिफॉर्मेशन मीन्स चीजों को रिफॉर्म करना, रिफॉर्म मतलब चेंज करना। और किस चीज को आप चेंज करोगे, जो चीज गलत है। तो 14th सेंचुरी यूरोप में चर्च का डोमिनेंस था, चर्च के पास बहुत पावर था, और कुछ चर्च के अंदर नेगेटिविटी हो रहा था जिसको हमें रिफॉर्म करना है। तो पहला, चर्च के पास बहुत ज्यादा वेल्थ था इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और जो लोगों ने डोनेशन से दिया है। जैसे अभी जब ये कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का शॉर्टेज था, तो महाराष्ट्र के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक आइडिया सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल के पास जो भी गोल्ड है वो गोल्ड ले लेना चाहिए और गोल्ड को फिर मोनेटाइज करना चाहिए। तो जिससे गवर्नमेंट के पास जो अभी पैसे की कमी है, रेवेन्यू की कमी है, वो कमी दूर हो जाएगी, और बाद में जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो देन हम टेम्पल्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो इट इज सिंपली लाइक बोरोइंग मनी, बोरोइंग गोल्ड फ्रॉम टेम्पल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इसको लेके काफी लोगों ने उनके आइडिया को सपोर्ट भी किया, काफी लोगों ने उनको अपोज भी किया। तो जैसा अभी अगर हम टेम्पल्स के पास वेल्थ देखते हैं, बहुत सारे ऐसे टेम्पल है ऑल ओवर इंडिया, दे हैव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो वैसे ही चर्च के पास था। तो जब इनके पास पैसा है, तो दो लोगों का नजर इस पैसे के ऊपर था। एक, जो पीसेंट थे, जो गरीब लोग थे, उनको लगता था यार चर्च के पास इतना पैसा है, अगर ये पैसा हमें मिल जाएगा तो हमारे जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। दूसरे जो रूलर्स थे, तो रूलर्स इसके इसमें एक किंग था, उसको ऐसा लगता था कि चर्च के पास इतना पैसा है जिसके वजह से चर्च का क्लाउड मीन्स पॉलिटिकल स्टेटस चर्च का बहुत हाई है, अगर ये पैसा मुझे मिल जाएगा तो मेरा ऑथोरिटी और इंक्रीज हो जाएगा। तो जो किंग थे और जो वहां के मासेस थे, पीसेंट थे, उन दोनों ने मूवमेंट स्टार्ट किया कि रिलीजन के अंदर रिफॉर्म हो, चर्च का पावर कम हो। देन चर्च के पास पावर था, वो टैक्स इंपोज करता था,
लोगों से पैसे लेता था, और लोग इसको डिनाई भी नहीं कर सकते बिकॉज इसमें रिलीजन इन्वॉल्व था। रिलीजन के नाम पे टैक्स कैसे लिया जाता है? आपको पहले डराया जाता है कि देखो भगवान के नाम पे आप ये पैसे दे रहे हो, अगर ये पैसे नहीं दोगे तो आपके साथ ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है। और हम क्या करते हैं, उस फियर में, पैनिक में हम पैसे देने लगते हैं। देन जर्मनी के अंदर कोई चर्च है, फ्रांस के अंदर कोई चर्च है, इंग्लैंड के अंदर चर्च है, इनका जितना भी पैसा आता था वो सारा पैसा रोम में जाता था। रीजन, क्योंकि रोम हेड क्वार्टर था क्रिश्चियनिटी का, तो वहां पे सारा का सारा ये पैसा जाता था। ये वहां पे किसी चीज को सेल करते थे, लाइक जैसे आप टेम्पल्स में देखो, तो टेम्पल्स के अंदर प्रसाद को सेल करते हैं या दूसरी चीजों को सेल करते हैं, और सारा का सारा पैसा से किसी एक जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लैंड से पैसा रोम इटली में जा रहा था, फ्रांस से पैसा जा रहा था, जर्मनी से जा रहा था। तो इटली वॉज बिकमिंग रिच डे बाय डे एट द कॉस्ट ऑफ अदर यूरोपियन कंट्री। तो इसकी वजह से भी लोगों को लगा कि नहीं नहीं, हमें चर्च पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट सारे सेक्टर को टैक्स करती थी, से एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, सर्विसेज को, सबको टैक्स करती थी, बट चर्च बच जाता था, चर्च को एग्जेम्पशन मिलता था। कि अभी भी इंडिया में आप देखो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसको टैक्स से एग्जेम्पशन है। तो ये चर्च का एक्सट्रीम ऑथोरिटी था और नेगेटिव था चर्च के बारे में। तो इन सब को ध्यान में रख के रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होता है, और उस रिफॉर्म मूवमेंट को हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में कुछ ग्रुप रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और उस ग्रुप को हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। प्रोटेस्टेंट वर्ड आया, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अभी क्रिश्चियनिटी के अंदर दो ग्रुप है, एक ग्रुप है रोमन कैथोलिक जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, और दूसरा प्रोटेस्टेंट है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया चर्च के अंदर रिफॉर्म के लिए। तो क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में स्प्लिट होता है, वन इज अ प्रोटेस्टेंट, इनका आउटलुक मॉडर्न है, इनका आउटलुक साइंटिफिक है। दूसरा ग्रुप है कैथोलिक और काउंटर रिफॉर्मेशन, इनको रिफॉर्म नहीं करना था क्रिश्चियनिटी में, तो ये कैथोलिक थे। तो दो ग्रुप क्रिश्चियनिटी में अभी है, एक रोमन कैथोलिक है और दूसरा प्रोटेस्टेंट है। बाद में जो कैथोलिक ग्रुप है उन्होंने भी अपने अंदर कुछ रिफॉर्म किया, बट वो रिफॉर्म उतना सफिशिएंट नहीं था कि क्रिश्चियनिटी को एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाए। देन सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म होता है, जहां पे प्रीस्ट के पास जो उसका सोशल स्टेटस होता है, जैसे इंडिया में भी ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे प्रीस्टली क्लास है, जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, तो उनका इतना सोशल स्टेटस क्यों है? वो अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उसके लिए भी हमें पनिश करना चाहिए, अगर सही काम कोई और भी करता है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देन चर्च जो अपने पावर को एब्यूज कर रहा था उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट होता है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हरियाणा में 2015 में जब गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय सारी की सारी कैबिनेट जो गुरमीत राम रहीम थी, गुरमीत राम रहीम एक बाबा थे, अभी तो वो जेल में है, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पूरी की पूरी हरियाणा कैबिनेट वहां पे गई थी, उनके डेरा पे, मीन्स उनके आश्रम पे। तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे आज के टाइम पे, जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में समथिंग लाइक 76% लिटरेसी है, साइंटिफिक आउटलुक है, फिर भी हम इनको फॉलो करते हैं। आप कितने ऐसे बाबा को देख लो, आशाराम बापू को देखो, या कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन को देखो, तो उस टाइम पे जब इतना लिटरेसी नहीं था, इतना साइंस नहीं था, तो इमेजिन करो इनके पास कितना पावर होगा। तो चर्च जो एब्यूज करता था उसके अंदर लोगों ने रिवॉल्ट किया। चर्च अपने इंडल्जेंस को सेल करता था, जैसे ओ माय गॉड 2011 में एक मूवी आई थी, और उस मूवी के अंदर बताया गया था कि कैसे जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो लोग सेल करते हैं। जैसे आप मस्जिद में जाओ तो वहां पे वो चादर सेल करते हैं, या चर्च के अंदर कैंडल है, या आप मंदिर के अंदर जाओ तो माता की चुनरी या दूसरी चीजों को वो बेचते हैं, और ये काफी हेवीली प्राइस्ड होता है। मैंने तो देखा नहीं है, बट जो यहाँ पे अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो वहां पे लोग कहते हैं कि 3000 4000 में वो चादर को सेल करते हैं, और उसके बाद आप वहां पे चादर चढ़ा के आओ और वापस फिर से वो मार्केट में आ जाता है। आई डोंट नो इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, बट ऐसा मैंने सुना है। देन
रिफॉर्मेशन मूवमेंट में ये भी कहा गया कि प्रीस्ट की जरूरत ही क्या है, कि जब आपको गॉड के साथ कनेक्ट होना है तो आप खुद ही चले जाओ, आप प्रीस्ट को ऐसे इंटरमीडिएटरी की तरह क्यों रख रहे हो। तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको चाहे तो आप निकाल सकते हो। इनके पास वेल्थ का एक्यूमुलेशन था, तो लोगों ने अपोज किया कि बाकी हर जगह पे इतनी गरीबी है बट इनके पास इतना वेल्थ का एक्यूमुलेशन है, तो नहीं, आप इसको भी ठीक करो। फिर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहा गया कि चर्च को स्टेट के से कंप्लीट अलग करो। स्टेट क्या होता है, दैट इज एक टेरिटरी होता है, पॉलिटिकल टेरिटरी, और गवर्नमेंट उसको रूल करता है। तो गवर्नमेंट के बीच में और चर्च के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। religious institution should not take part in political activity and political institution should not take part in religious activity। आज के टाइम पे भी इलेक्शन कमीशन का स्ट्रिक्ट स्टैंड है इसके ऊपर कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है, कोई पॉलिटिकल लीडर किसी रिलीजन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता भी है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करेगा, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर। तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होता है फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। उसके अंदर फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी। नए नए लैंड को डिस्कवर करते हैं। जैसे कि पहले एक ऐसा थिंकिंग था कि वर्ल्ड में सिर्फ यूरोप एग्जिस्ट करता है, बाकी रीजन एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके हम गए तो अमेरिका को हमने डिस्कवर किया, साउथ अमेरिका को डिस्कवर किया, उसके बाद ईस्ट में आए तो हमने एशिया को डिस्कवर किया। तो ये डिस्कवरी की वजह से हमारा नॉलेज काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आपको अगर किसी चीज के बारे में भी अच्छे से जानना है तो ट्रैवलिंग इज अ वेरी बेस्ट टीचर। जितना ज्यादा आप ट्रैवल करेंगे उतना ज्यादा चीजों को सीखेंगे। तो इस वॉयजेस की वजह से, जर्नीज की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से ईस्ट के साथ ट्रेडिंग इंक्रीज हो गया। ईस्ट के साथ जब ट्रेडिंग इंक्रीज होता है तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर प्रॉस्पेरिटी आता है, उनके पास पैसा आता है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो लोग थे, वर्ल्ड के बारे में उनका आइडियाज चेंज हो गया। पहले वो वर्ल्ड को कुछ और कंसिडर करते, जैसे एक बेसिक आइडिया ये है कि पहले वर्ल्ड के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड एक टेबल की तरह है। आप टेबल पे हैं और फिर कहीं पे टेबल का एंड है, तो अगर आप ओशन में मूव कर रहे हैं, अर्थ के एंड पे पहुंच गए तो आप नीचे गिर जाओगे। लेकिन जब ये सारे वॉयजेस होने लगे, उसके बाद पता चला कि नहीं, वर्ल्ड जो है वो फ्लैट नहीं है बट वर्ल्ड कर्व है। तो आप एक जगह से स्टार्ट करते हो, पूरे अर्थ का रोटेशन कंप्लीट करके वापस फिर आप वहीं पे आ जाओगे। तो इसने अर्थ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में हमारे आइडिया को चेंज कर दिया। बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसको हमने एक्सप्लोर किया। सपोज किसी जगह पे हम जाते हैं, वहां पे कोल को एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कोल को कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे। सेम गोज विथ डायमंड, सेम गोज विथ गोल्ड। लेकिन इस वॉयजेस का नुकसान क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देखो कि कोई यूरोपियन कंट्री का पर्सनल है, वो किसी लैंड पे जाता है और ये वहां के ट्राइबल्स हैं, यहाँ के लोकल्स हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज वहां पे जाते थे, वहां पे रूल करते थे, वहां पे डोमिनेट करते थे, बट वहां के जो लोकल्स हैं, वहां के जो इंडिजिनियस लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करके और फिर रूल करते थे। मींस अपने रूल को प्रिवेल करने के लिए। बेसिकली रूल ऐसा होना चाहिए कि सबके इंटरेस्ट के लिए वर्क करे, बट यहाँ पे यूरोपियन पावर उनका सेल्फिश इंटरेस्ट था। वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको ये स्लेव बनाते थे, बिकॉज उनके पास उतना नॉलेज नहीं था, उनके पास उतना अवेयरनेस नहीं था। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हुआ, इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, इंपॉर्टेंट सी, और इसकी वजह से कोलोनाइजेशन हुआ। यूरोपियन पावर वेस्ट साइड जाता है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट साइड आता है, दैट इज एशिया, अफ्रीका, और उनका कोलोनाइजेशन होता है। कोलोनाइजेशन मतलब जैसे इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था, तो ब्रिटेन इंडिया को रूल कर रहे थे और वो अपने इंटरेस्ट के लिए इंडिया को रूल कर रहे थे, और इंडिया से वो प्रॉफिट डिराइव करते थे, ब्रिटेन का डेवलपमेंट करते थे, बट इंडिया को अंडर डेवलप्ड स्टेट में रखते थे। तो कोलोनाइजेशन मीन्स देयर इज सम अथॉरिटी अबोव यू और वो आपको रूल कर रहा है। उसके बाद कंसेप्ट आता है नेशन स्टेट का कंसेप्ट आता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे पास फ्यूडल लॉर्ड थे, तो फ्यूडल लॉर्ड इसको इंडियन इक्विवेलेंट आप
जमींदार की तरह कंसिडर कर लो। तो जमींदार के पास छोटी छोटी टेरिटरी थी, तो लोगों को लगा कि नहीं, अब ये छोटी छोटी टेरिटरी में मजा नहीं आ रहा है, इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। जो मर्चेंट थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको लगता था कि अब हमें बड़ी टेरिटरी चाहिए। तो उसके बाद नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया। जब हम पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे थे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन एक इमोशनल कंसेप्ट है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, स्टेट एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है। से इंडिया एक स्टेट है, पूरा इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री, इंडिया एक स्टेट है। बट जहाँ पे लोग गुजराती बोलते हैं, दैट इज गुजरात। जहाँ पे लोग मराठी बोलते हैं, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, गुजरात वो नेशन है। सो इंडिया इज ए स्टेट which has many nation into it. हिंदू नेशन है, मुस्लिम नेशन है, गुजराती नेशन है, तमिल नेशन है। सो नेशन मीन्स एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल कंसेप्ट होता है। तो लोगों के अंदर नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस आ गया। जैसे कि हम लोग सारे लोग जर्मन बोलते हैं, तो क्यों हम अलग अलग टेरिटरी में डिवाइडेड हैं, अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड हमें क्यों रूल कर रहे हैं। हमें एक साथ आके और जर्मनी बनाना चाहिए, एक साथ आके हमें इटली बनाना चाहिए, एक साथ आके हमें इंग्लैंड बनाना चाहिए। तो नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे राइज होता है, और लोगों को लगता है कि हमें एक लार्ज टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए, जहाँ पे हम कंट्री के बारे में, नेशन के इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचेंगे, अपने इंटरेस्ट के बारे में बाद में सोचेंगे। तो जब ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज होता है, उसके बाद फ्यूडल लॉर्ड्स का डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि लोगों को ऐसा कहना था कि नहीं, हमें एक लार्ज किंगडम चाहिए, एक लार्ज एरिया चाहिए, हमें स्मॉल एरिया नहीं चाहिए। फ्यूडल लॉर्ड का डिक्लाइन होता है, उसके पीछे दो मेजर कॉजेस होते हैं। पहला मेजर कॉज होता है किंग आता है। कल मैंने बताया था कि किंग के आने का पूरा पर्पस क्या था। एक, पब्लिक को ऐसा लगता था कि किंग आएगा, एक लार्ज किंगडम होगा, और पब्लिक है स्पेशली बिजनेस क्लास, तो उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, किंग को ऐसा लगता था कि चर्च के पास बहुत प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा। और थर्ड, किंग को ऐसा लगता था कि अभी हम फ्यूडल लॉर्ड पे डिपेंडेंट हैं, फ्यूडल लॉर्ड हमें पैसा देता है, फ्यूडल लॉर्ड हमें आर्मी देता है, क्यों नहीं हम खुद ही रूल करने लगे। तो किंग का इमरजेंस होता है, और उसकी वजह से फ्यूडल लॉर्ड का डिक्लाइन होने लगता है। किंग वार में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्यूडल लॉर्ड को हराते हैं, और हराने के बाद उनके टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा, किंग के पास गन पाउडर होता है। गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ और किंग का इमरजेंस हुआ, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है। इमेजिन करो कि एक तरफ किंग की आर्मी है जिसमें 100 लोग हैं, दूसरी तरफ फ्यूडल लॉर्ड है, उसकी आर्मी है जिसमें 1000 लोग हैं। जस्ट अ मिनट। दूसरी तरफ फ्यूडल लॉर्ड है जिसके आर्मी में 1000 लोग हैं, लेकिन ये लोग ट्रेडिशनली फाइट कर रहे हैं, इनके पास स्टिक है, इनके पास स्टोन है, बट किंग के पास गन है, गन बुलेट है, उससे वो फाइट कर रहा है। तो ये 100 लोग ये 1000 लोगों से ज्यादा पावरफुल होंगे। तो गन पाउडर इमर्ज हुआ, तो इंस्पाइट ऑफ किंग के पास स्मॉल आर्मी था, कम फाइटर थे, बट देन ऑल्सो किंग डोमिनेट कर पाया वार में, वार को जीत पाया, बिकॉज ये मॉडर्न टेक्निक ऑफ वार था, फ्यूडल लॉर्ड के पास ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ वार था। नेशन स्टेट राइज होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि किंग के पास कम पावर था, उनको जब वार लड़ना होता था दूसरे किंग के अगेंस्ट, तो उनको फ्यूडल लॉर्ड पे डिपेंड रहना पड़ता था, फ्यूडल लॉर्ड्स का लेवीज जो टैक्स देते थे, और उनके मिलिट्री पे। तो किंग को ऐसा लगा कि नहीं, हमें फ्यूडल लॉर्ड को हटा के और ये सब चीज को खुद कंट्रोल करना चाहिए। बाउंड्रीज फिक्स नहीं थी, रीजन की बाउंड्री चेंज होते रहता था डिपेंडिंग अपॉन फ्यूडल लॉर्ड। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, हमें एक नेशन क्रिएट करना चाहिए जिसका बाउंड्री फिक्स होगा। जैसे जहां जहां पे लोग जर्मनी बोलते हैं दैट विल बी, जहां जहां पे लोग जर्मन बोलते हैं दैट विल बी जर्मनी, जहां जहां पे लोग इंग्लिश बोलते हैं दैट विल बी इंग्लैंड। नो सेंस ऑफ कॉमन नेशनैलिटी, लोगों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था। जैसे एक नेशन कैसे क्रिएट होता है, नेशन अपने सिंबल से क्रिएट होता है। इंडिया का फ्लैग है, इंडिया का रिवर है, इंडिया का बर्ड है, इंडिया का नेशनल फ्रूट है, इंडिया का नेशनल
एनिमल है, इंडिया का नेशनल फ्लावर है, ये सारे हमारे नेशन के सिंबल हैं। आप इंडियन फ्लैग को रेस्पेक्ट नहीं करते हो, वो इंडिकेट करता है आप इंडिया के रेस्पेक्ट नहीं करते हो। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर एक कॉमन नेशनैलिटी लेके आती है कि किसी जगह पे अगर इंडिया का नेशनल एंथम कोई गा रहा है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कहीं पे अगर नेशनल फ्लैग है तो हमें उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो लोगों के अंदर कोई भी सेंस ऑफ कॉमन नेशनैलिटी नहीं था। बाद में फिर धीरे-धीरे ये डेवलप होने लगा। पहले लैंग्वेज से डेवलप हुआ, उसके बाद एथनिसिटी से, रिलीजन से डेवलप हुआ। देन मर्चेंट ट्रेडिंग क्लास थे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशन स्टेट राइज होता है स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने के लिए, क्योंकि पहले छोटे छोटे स्टेट थे, वो वीक स्टेट थे। इमेजिन करो, इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले 1947 में टोटल 560 से भी ज्यादा इंडिया में छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे। जूनागढ़, जामनगर, उदयपुर, जयपुर, इन सबको हमने कंबाइन किया तो इंडिया एक लार्ज कंट्री है। लेकिन अभी भी अगर ये सब सेपरेटेड रहते तो इंडिया एक उतना पावरफुल या लार्ज कंट्री नहीं होता। उसके बाद वार अकर हुआ बिटवीन डिफरेंट नेशनैलिटी, और उसके बाद नेशनल लैंग्वेज डेवलप होता है। सबसे पहले जो नेशनलिज्म राइज होता है दैट इज थ्रू नेशनल लैंग्वेज, लाइक जर्मन, पॉलिश, या फिर इंग्लिश, फ्रेंच, वहां से डेवलप होता है। तो ये सारे फैक्टर है जिसने नेशन स्टेट को राइज करने में हेल्प किया। नेशन स्टेट से बेनिफिट क्या हुआ कि फ्यूडल लॉर्ड खत्म हो गया, तो फ्यूडलिज्म पूरा का पूरा खत्म हो गया। इससे सर्फडॉम डिस्ट्रॉय हो गया। अब सर्फडॉम क्या होता है? एक बॉन्डेड लेबरर टाइप होता है। जैसे कि मेरे घर के अंदर कोई काम कर रहा है, मैं उसको रेगुलर सैलरी नहीं दे रहा हूँ, बट दिवाली के टाइम, होली के टाइम मैं उसको कपड़े दे रहा हूँ, उसको खाने के लिए मैं खाना दे रहा हूँ, उसको रहने के लिए मैं घर दे रहा हूँ। फिर जब उसका कोई चाइल्ड बॉर्न होगा तो उसको भी मैं अपने घर में वर्क कराऊंगा। मीन्स वो लेबर फ्री नहीं है, वो मेरे वहां काम करेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब वो लेबर कौन है? वो हो सकता है लोअर कास्ट का है, वो हो सकता है ब्लैक है, या हो सकता है किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा हो, या एथनिसिटी को बिलोंग कर रहा हो। लेकिन जब वो फ्री हो जाएगा तो वो कहीं पे भी जाके काम कर सकता है, और हो सकता है कि मैं जितना पैसा उसको दे रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहा हूँ, उससे ज्यादा फैसिलिटी कहीं और उसके लिए अवेलेबल है। तो बॉन्डेड लेबरर से लोग फ्री हो गए और वो अब अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली परस्यू कर रहे थे। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। से किसी ने आपको बॉन्डेज करके रखा है, किसी ने आपको बांध के रखा है और आपको कहता है कि आपको यही एक्टिविटी करना है, बट आपको उस एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं है, या आपको लगता है कि ये एक्टिविटी अगर मैं बहुत अच्छे से करूंगा तो भी तो मुझे कोई ज्यादा सैलरी तो देने वाला है नहीं, तो आपका लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगा। बट किसी ने आपको इंडिपेंडेंट कर दिया कि आपको जो करना है करो, तो आप उस फील्ड में जाओगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उसमें एफिशिएंटली होके आप वर्क करोगे। और जब आप एफिशिएंटली होके वर्क करोगे, आपका लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा एंड यू विल गेट गुड वेजेस, गुड सैलरी। नेशनल बाउंड्री डिफाइन होता है, और जिससे पहले जो स्टेट था वो फ्लूइड स्टेट था, अब एक सॉलिड स्टेट बन जाता है। देन यूनिटी लोगों के बीच में आता है। जैसे जर्मनी का एक पार्ट, वहां पे भी लोग जर्मन बोलते हैं, जर्मनी का दूसरा पार्ट, वहां पे भी लोग जर्मन बोलते हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड यूनाइट विथ ईच अदर। तो ये नेशन स्टेट का बेनिफिट है। नेशन स्टेट को डिटेल में जब हमने स्टार्टिंग में लेक्चर लिया था तो गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर मैंने बताया था कि नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, तो इसलिए मैं आगे इसको इलाबोरेट नहीं करता हूँ। देन आता है स्ट्रगल अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म। तो ये सबसे लास्ट फीचर था जिसने राइज किया मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को। अब एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? अभी आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखो, इंडिया का एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास रियल इंडिया का एग्जीक्यूटिव पावर है, सिंबॉलिक वे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। देन इंडिया का लेजिस्लेचर पावर किसके पास है? कौन इंडिया में लॉ बना सकता है? दैट इज पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट इंडिया में लॉ बनाती है। और थर्ड, जुडिशियल। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। सो एग्जीक्यूटिव पावर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये किसी को कुछ डाउट है? डाउट नहीं है तो आप ऑडियो को म्यूट कर दो।
इंडिया में एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेड करते हैं। रियल वे में, सिंबॉलिक वे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है। एंड जुडिशियल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इनके बीच में पावर डिवाइडेड है। बट जब किंग था उसके पास तीनों पावर था, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर। ये तीनों पावर किंग के पास था। नो डाउट किंग के पास कुछ ग्रुप ऑफ एडवाइजर थे जो किंग को एडवाइस करते थे कि आप काम ऐसे करो, बट ये सारा पावर तो किंग के हैंड में कंसंट्रेटेड था। किंग ने जो भी बोल दिया वो लॉ बन गया। वेदर किंग ने सोच समझ के बोला हो या सोच समझ के नहीं बोला हो, तो वो लॉ बन गया। किंग को जैसे जस्टिस देना है वो जैसे जस्टिस दे सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि किंग के पास पूरा का पूरा पावर है, यानी किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है। तो इसको कहा गया एब्सोल्यूटिज्म। तो एब्सोल्यूटिज्म मीन्स किंग हैज एब्सोल्यूट पावर। एक कोट है वो ऐसा कहता है कि इट इज पावर विच हैज टेंडेंसी टू करप्ट। आपके पास जब अथॉरिटी आएगा तब आपके अंदर करप्शन का टेंडेंसी इंक्रीज होगा, बट इट इज एब्सोल्यूट पावर विच हैज टेंडेंसी टू करप्ट एब्सोल्यूटली। अगर आपके पास कंप्लीट पावर होगा तो देन करप्शन के चांसेस हैं। एक और दूसरा मैं कोट आपको बताता हूँ। वो कोट ऐसा है कि इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन कैरेक्टर, मैन मीन्स ए पर्सन कैरेक्टर, गिव हिम पावर एंड ऑथोरिटी। जब कोई वीक होता है तो हमेशा वो वैल्यूज की बात करता है, बट एक बार जब पावरफुल हो जाता है तो क्या उसके पास वैल्यूज है या नहीं है, ये क्या, या फिर वो करप्ट होने की टेंडेंसी है उसके अंदर। तो किंग बहुत सारे ऐसे करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था। अपने लोगों को फेवर करता था, बाकी के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता था, हैपेजार्डली कुछ भी लॉ बनाता था, कुछ भी जस्टिस देता था। तो ये पूरा एब्सोल्यूटिज्म था। तो एब्सोल्यूटिज्म मीन्स किंग के पास पूरा का पूरा पावर है, मोनार्की। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमें यहां से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनको पावर दिया है, अथॉरिटी दिया है, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। सेम गोज विथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेम गोज विथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो एब्सोल्यूटिज्म जो मोनार्की था वहां से हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ ट्रांजिशन होना है। तो ये था स्ट्रगल अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म। सो पॉलिटिकल सिस्टम उस समय एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर था। किंग के पास एब्सोल्यूट पावर था और लोग ऐसा कहते थे कि किंग के पास डिवाइन राइट है। भगवान ने किंग को अर्थ पे इसलिए सेंड किया है ताकि किंग रूल कर पाए। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है। लोगों ने इसको रिजेक्ट किया कि रूलर वो बनना चाहिए जिसके अंदर एबिलिटी है। रूलर वो नहीं हो जो बाय बर्थ डिसाइड होता है, क्योंकि वो तो फिर निपोटिज्म हो गया। सो स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट, इसने हेल्प किया किंग को टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। वाई? बिजनेसमैन किंग को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जब हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देख रहे थे तब मैंने बताया था कि लेफ्ट पार्टी कौन सी होती है, राइट पार्टी कौन सी होती है। राइट पार्टी वो किंग को सपोर्ट करती थी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे एक टर्म इवॉल्व हुआ था, बिकॉज किंग मतलब मोनार्की और मोनार्की मतलब एक रूलर। तो बिजनेसमैन के लिए तो इजी है कि एक को रूल करना है। अगर आप उसको इम्प्रेस कर दो, उसको कन्विंस कर दो, तो आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पे मल्टीपल पावर होल्डर है, तो आपको सबको कन्विंस करना पड़ेगा, तब आप बिजनेस कर पाओगे। तो बिजनेसमैन, ट्रेडर, मर्चेंट, ये सारे लोग किंग को सपोर्ट करते थे और जिससे जिससे करके किंग का पावर धीरे धीरे इनहेंस होने लगा। लेकिन जब ज्यादा पावर हो जाता है, एंड व्हेन पावर गो इनटू योर हेड, देन इट क्रिएट ट्रबल, क्योंकि आप ये सोचने लगते हो कि फिर मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं, और आप पावर का मिसयूज करने लगते हो। तो सेम वैसे ही किंग लोग करने लगे। तो 2 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन होता है दैट वाज नोन एज स्ट्रगल अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म। एक है इंग्लिश रेवोल्यूशन 17th सेंचुरी में, और दूसरा है ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688। ये दोनों इंग्लैंड का ही पार्ट है। सो इंग्लिश रेवोल्यूशन के अंदर वहां पे किंग और पार्लियामेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा कि किसके पास कितना पॉलिटिकल पावर होगा। क्या किंग के पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर होगा या पार्लियामेंट के पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर होगा।
उसके बाद सिविल वार वहां पे इरप्ट हुआ। सिविल वार का मतलब ये होता है व्हेन पीपल ऑफ द कंट्री आर फाइटिंग विद ईच अदर। सपोज करो कि पार्टीशन के टाइम इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल वार हो रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, तो वो भी सिविल वार है क्योंकि दोनों इंडिया के सिटीजन हैं एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो सिविल वार के बाद किंग का एग्जीक्यूशन हुआ, किंग को मार दिया गया, पनिश कर दिया गया, और उसके बाद रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया। अब आप मुझे पूछेंगे कि इंग्लैंड के अंदर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है नहीं। जब हम दो टर्म का डेफिनेशन देख रहे थे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के अंदर, तो उसमें मैंने 3 कंट्री का एग्जांपल दिया था आपको। एक है चाइना, दूसरा है ब्रिटेन, और थर्ड है इंडिया। सो चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है बट रिपब्लिक है, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है बट रिपब्लिक नहीं है, और इंडिया दोनों है। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है एनी वन कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफिस एंड देर इज नो प्रिविलेज क्लास। सो सिविल वार के बाद हमने किंग को एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया, बट उसके बाद फिर से हमने इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया, और चेंजेस करने के बाद किंग को हमने पावर दिया, और किंग को हमने सिंबॉलिक हेड बनाया। हमने ये नहीं कहा कि किंग के पास रियल पावर होगा बट सिंबॉलिक हेड होगा। तो आप इसको इस वे में ले सकते हो कि पहले किंग एक पावरफुल पोजीशन पे था, सिविल वार के बाद किंग को कंप्लीटली हटा दिया गया, उसके बाद फिर से इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ और किंग के पास कुछ पावर आया, सिंबॉलिक हेड वो बने। तो इस तरीके से इंग्लैंड के अंदर किंग के पास पावर हो जाता है। और इंग्लैंड को आप अभी देखो तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इंग्लैंड का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है जिससे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, बट इंग्लैंड के हेड कौन है, किंग या क्वीन, जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं वो हेड है। दूसरा एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है 1688 में, ये पूरा एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन होता है, और ये इनफैक्ट जितना मुझे नॉलेज है वर्ल्ड में एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो कम्प्लीटली ब्लडलेस है, जिसमें एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी शेड नहीं हुआ, और किंग को हमने यहाँ पे हटा दिया। तो यहाँ पे किंग को हटा दिया गया, और इसमें ऐसा कहा गया कि किंग के पास कोई भी डिवाइन राइट नहीं है, किंग रूल कर रहा है जस्ट बिकॉज हम उसको रूल करने दे रहे हैं, और हमें डेमोक्रेसी लेके आना चाहिए, उसको रूल करने का राइट देना चाहिए जो सबसे ज्यादा एलिजिबल है, और किंग सबसे ज्यादा एलिजिबल नहीं है तो हमें उसको निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट हटा दिया कि देयर इज नो नथिंग लाइक ए डिवाइन राइट ऑफ किंग। जो ट्रायल होना चाहिए जूरी के थ्रू होना चाहिए। सपोज करो आपके ऊपर किसी क्राइम का एक्यूजेशन है, आपको कोर्ट में लेके जाया जाता है, और कोर्ट में जज आपको भी सुनता है, आपके ऑपोजिट पार्टी है उसको भी सुनता है, एंड देन जज जजमेंट देता है। इमेजिन करो ऐसा कुछ भी ना हो, आपके ऊपर क्राइम का एक्यूजेशन है, किसी ऑफेंस का एक्यूजेशन है, और आपको डायरेक्टली पनिशमेंट मिल गया, तो आपको फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो हो सकता है आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तो ट्रायल बाई जूरी होना चाहिए, राइट टू पटिशन होना चाहिए। पटिशन मीन्स मुझे लगता है कोई चीज गलत हो रहा है तो मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, जैसे अभी इंडियन सुप्रीम कोर्ट में आप PIL फाइल करते हैं कि लगता है कुछ गलत हो रहा है। फाइन एंड पनिशमेंट होना चाहिए अगर कुछ गलत काम कर रहा है, इवन फॉर किंग एंड मेंबर ऑफ अ रॉयल फैमिली ऑल्सो। सो दिस वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म, मीन्स किंग और रॉयल फैमिली और मोनार्की, they were enjoying supreme power in executive, legislature and judicial sphere. So by English Revolution and Glorious Revolution किंग के पावर को हमने completely destroy कर दिया, या फिर बहुत कम हमने किंग के पावर को रखा। ये पूरा है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये 6 इंपॉर्टेंट इवेंट अकर हुए थे फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, जिसने पूरे वर्ल्ड के फेस को चेंज कर दिया। तो इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।